हालांकि जब होम मिनिस्टर अमित शाह संविधान संशोधन बिल पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने विपक्ष को समर्थन के लिए आखिरी कोशिश की। चर्चा के दौरान विरोधी दलों ने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाकर 850 की जाएगी, लेकिन बिल में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो सरकार पर कैसे भरोसा किया जाए? अमित शाह ने कहा कि सरकार विधेयक में बदलाव के लिए भी तैयार है। अगर विपक्ष बिल को समर्थन कर देने का वादा कर दे तो 1 घंटे के अंदर यह बात बिल में लिखकर दे देंगे कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 की जाएगी। इसके बाद केसी वेणुगोपाल ने एक और शर्त जोड़ दी। उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण को डीलिमिटेशन से डीलिंक करे। फिर अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार कुछ भी करे, लेकिन वो सरकार की बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। आप पारित कराने की सहमति दो, अभी पेश करा देंगे। हाँ, 1 घंटा रुक जाएंगे। चलो माननीय गृह मंत्री बता दो इनको, 1 घंटा रुक जाएंगे। कि तैयार है 50% का बिल, 1 घंटा रुक जाएंगे। पेश तैयार हो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ, बैठो। राजा जी एक मिनट मुझे सुनो, बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? सर लास्ट मिनट, हाँ सर लास्ट मिनट, yesterday onwards when the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these 2 things, are you ready? मुझे लगता है कि आपके नसीब में यस लिखा है। एक बिल पारित हो जाएगा साहब। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाँ जी, मैं तैयार हूं। 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये जहां से मैं नहीं आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है, अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं इस देश की मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है, महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी।
केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव के रुख से साफ हो गया कि विपक्ष संविधान संशोधन बिल को सपोर्ट नहीं करेगा। जब अमित शाह विपक्ष की मंशा समझ गए तो उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल तुष्टीकरण के चक्कर में मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन न संविधान इसकी इजाजत देता है और बीजेपी कभी ऐसा होने देगी नहीं। अमित शाह ने कहा कि जहां तक पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण का सवाल है तो कांग्रेस इस तरह की मांग करके सिर्फ एक दिखावा कर रही है। हकीकत यह है कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए जो ओबीसी को आरक्षण देते थे। उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में, ये जवाहरलाल जी थे, 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब बीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। और कांग्रेस ने 51 और 71 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया। मान्यवर, अब क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए, तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए हैं। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी 1947 से लेकर 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी इसका परिचय आ गया, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हो। मान्यवर, ये दिखावटी प्रेम जो है वो इसका पिछड़ा भी जानता है और पूरे देश की जनता भी जानती है और आज से देश की महिला भी जानेगी कि हमारा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना। इससे पहले चर्चा के दौरान विपक्ष के सभी नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का विरोध किया। ऑपोजिशन ने जो सवाल उठाए उनके जवाब होम मिनिस्टर ने दिए, लेकिन चर्चा के दौरान राहुल गांधी का जो रुख था उससे साफ हो गया कि उन्होंने तय कर रखा है कि किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ लेकर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रही है और विपक्ष इस साजिश को कामयाब नहीं करेगा। राहुल गांधी ने फिर एक जादूगर की कहानी सुनाना शुरू किया, अपने बचपन के किस्से बताने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से सीरियस होने को भी कहा, लेकिन राहुल गांधी अपनी कहानी कंप्लीट करने पर अड़े हुए थे। इस पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने ऐतराज जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उनकी स्पीच को सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए, लेकिन राहुल नहीं माने। उसमें हुआ क्या, वो जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे, फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे।
ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या? अब इंटरेस्टिंग बात थी सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर। इतने बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से डिस्टर्ब ना करें और आपके यहाँ से भी ना करें। बस नेता प्रतिपक्ष से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपका टाइम हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। चेयरमैन आपको टाइम दिया, मगर आप पृष्ठभूमि ज्यादा लंबा मत बनाइए और हमारे यहाँ भी हम डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हम कहते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह कहानियां सुनाई, प्रधानमंत्री को फिर से जोड़ा, उस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को बार बार सदन की गरिमा का ख्याल रखने की सलाह दी, बार बार टोका, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। राहुल के इस व्यवहार का जिक्र अमित शाह ने भी किया। अमित शाह ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जिस तरीके का बर्ताव किया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, स्पीकर के समझाने पर भी नहीं माने, ये पूरे देश ने देखा है और अब देश के लोग ही जवाब देंगे। मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था। आपकी जिम्मेदारी है कि ये सदन की गरिमा पूरे देश में और विश्व में बनी रहे। मान्यवर, ये जो भाषा है सदन की मर्यादा तोड़ने वाली, आप क्या भाषा उपयोग कर, कायर है, आप सरेंडर कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो, अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है, सदन में कोई आंख मारता है, कोई मुस्कुराकर बैठता है। मान्यवर, सदन के रास्ते पर चाय पकोड़े खाते हैं, सदन के रास्ते पर। 30 प्रकार का विपक्ष के नेता का बिहेवियर, किस प्रकार की भाषा है, क्या वो समझते हैं कि ये भाषा को देश नहीं सुन रहा है? ये भाषा को देश सुन रहा है। आपकी और आपकी पार्टी दोनों का परिचय देश को हो रहा है। मान्यवर, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, फ्लाइंग किस कर देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं कि सरेंडर हो गए। स्पीकर को बार बार रोकना पड़ता है और सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। इस संविधान संशोधन बिल के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट होने का मौका जरूर मिल गया। पिछले 11 साल में विपक्ष पहली बार सरकार के किसी बिल को रोकने में कामयाब रहा है। पता चला है कि जैसे ही बिल गिरा तो राहुल गांधी ने अभिषेक बैनर्जी को फोन करके उनके समर्थन के लिए उन्हें थैंक यू कहा। विपक्ष की एकजुटता कैसे बनी, क्या रणनीति थी, इस पर और बात करने के लिए हम चलते हैं इंडिया टीवी की संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास। विजय, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आमने सामने हैं, दिल्ली में इस मुद्दे पर एक साथ थे, सुना है राहुल गांधी ने थैंक यू भी बोला अभिषेक बैनर्जी को, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए अब टीएमसी को पता है कि वहां पर विधानसभा है और यहां पर दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ लड़ने का मैसेज देना है तो वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर के ही दिया जा सकता है।
बहरहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि मैन टू मैन मार्किंग जो है वो कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए और ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए नासिर हुसैन और जयराम रमेश को अपॉइंट किया था। इसके अलावा लोकसभा के लिए मनिकम टैगोर और के सुरेश को जिम्मेदारी दी गई थी। हर पार्टी के सांसद से ये तमाम लोग जो हैं, इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने एक अपना एमपी को अपॉइंट किया था जो इन तमाम नेताओं से कोऑर्डिनेट करा था। लास्ट मिनट तक चीजें चेक की जा रही थी कि नेता कोई छूट ना जाए। हालांकि कांग्रेस के 2 एमपी नहीं पहुंच पाए, अडूर प्रकाश और राधा कृष्णा, इन दोनों एमपीज की तबियत खराब है, लेकिन उसके अलावा मोटा मोटी तमाम सांसद जो हैं वो पहुंचे। टीएमसी से डेरिक ओब्रायन कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसके अलावा काकुली घोष जो है वो लोकसभा में कोऑर्डिनेट कर रही थी। कांग्रेस पार्टी से के सुरेश जो हैं और मनिकम टैगोर, ये तमाम लोग कड़ी मोई जो है वो डीएमके से कोऑर्डिनेट कर रही थी। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जो है वो समाजवादी पार्टी से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो विपक्षी सुप्रिया सूले एनसीपी की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो ये जो तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके नेताओं को ये इंश्योर करने के लिए एक तरीके से कि ये चीजें हो, इसलिए बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपका एक एक एमपी जो है वो वोटिंग वाले दिन जो है संसद में पहुंचे। और इसकी पूरी कोशिश हुई। कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट इंचार्ज थे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि उस राज्य के जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे वो कोऑर्डिनेट करके रखें, ताकि जो एमपीज हैं वो किसी भी तरह से नंबर्स जो हैं वो कम ना हो। जो नंबर कम है उसमें कुछ टीएमसी के सांसद हैं, कांग्रेस के 2 सांसद हैं जो नहीं पहुंच पाए विभिन्न कारणों से। कांग्रेस के सांसदों की तबियत खराब थी। तो कुल मिलाकर के ऑपोजिशन जो है वो श्योर था। कल से ही जिस तरह से इस तरह की चर्चाएं जो है पार्लियामेंट के कॉरिडोर में हो रही थी कि बिल जो है नंबर के गेम में डिफीट हो जाएगा, और ऑपोजिशन जो था वो बहुत श्योर था कि उसका नंबर जो है वो इंटैक्ट रहने वाला है। और इसलिए मैन टू मैन मार्किंग, एमपी टू एमपी मार्किंग जो है वो तमाम न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा ओवर आर्चिंग एक बॉडी की तरह से की गई, बल्कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने भी की। इसके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने लगातार जितने जो रीजनल क्षत्रप्स हैं उनके नेताओं से बात की। एमके स्टालिन के साथ राहुल गांधी की बात हुई। इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर पर, जिसमें तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं को बुलाया गया था, उस मीटिंग में अखिलेश यादव फोन पर जुड़े थे। उनसे राहुल गांधी ने फोन पर चर्चा की थी, वो नहीं पहुंच पाए थे। हेमंत सोरेन से वर्चुअली चर्चा हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जो तमाम जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उनके जो बड़े नेता हैं उनसे डे टू डे बेसिस पर कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप थी वो इन टच थी। और इसके अलावा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, उनके साथ वो भी इन तमाम एमपीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कोशिश यही थी कि आंकड़ा किसी तरह से ना गिर पाए। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक मैसेजिंग के लिए, संदेश देने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा कि पहली बार एक संवैधानिक संशोधन की अगर हम बात करें, खासतौर से एनडीए का ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात करें, तो विपक्ष को लगता है कि एक बड़ा संदेश इस बिल को डिफीट करके वो देने में कामयाब हुआ है। और साथ ही विपक्षी एकता जिसको लेकर के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि विधानसभा चुनावों में विपक्षी एकता जो है वो पूरी तरह से टूटी हुई दिखी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस, तृणमूल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो आसाम में हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दिख रही थी। अखिलेश यादव लेफ्ट के समर्थन में, इसके अलावा आरजेडी के नेता लेफ्ट के समर्थन में केरल में प्रचार करते नजर आए। तो यह एकजुटता का संदेश भी कहीं ना कहीं विपक्ष आज की इस अपनी एकजुटता से देने की कोशिश उसने की, और वो कामयाब भी हुए इसमें। ये तो कामयाबी मानी जाएगी। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। विपक्ष का जो रुख था उससे ये तो कल ही साफ हो गया था कि विपक्ष संविधान संशोधन बिल को सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए आज बिल गिर गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और सरकार को भी इसकी आशंका पहले से थी, हालांकि सरकार ने कोशिश पूरी की। विपक्ष की मांग के मुताबिक बिल में यह लिखने का भरोसा भी दिया कि लोकसभा की सीटें हर राज्य में 50% बढ़ाई जाएंगी। फिर भी ऑपोजिशन अड़ा रहा। अब यह मुद्दा जाएगा जनता की अदालत में। महिला आरक्षण अब एक सियासी इशू बनेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ही कहा था कि अगर विपक्ष इस बिल को सपोर्ट करेगा तो विरोधी दलों को भी महिलाओं का आशीर्वाद मिलेगा, और जो इस बिल का विरोध करेगा उसे लंबे वक्त तक महिलाओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। अब राजनीति के मैदान में यही टोन सुनाई देगी और ऑपोजिशन को जवाब देना मुश्किल होगा।